जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में कुछ बताइए। अगर आप माइंड को समझते हुए खुद को जानना चाहते हो तो कभी भी आप जय कृष्ण मूर्ति जी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जय कृष्ण मूर्ति जी ने ये भी कहा कि अगर आप किसी को फॉलो करना शुरू कर रहे हो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सच कभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका गुरु ही फेक है, आपके गुरु को ही सही ज्ञान नहीं है, तो वो आपको सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप तो वैसे ही भटकने वाले हो। जय कृष्णमूर्ति जी ने ये बार बार बोला है। The observer is the observed. कि जब हम मैं को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम अगर हमने अपने अंदर ये थॉट डाल दिया है कि अब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, तो हमें लगेगा कि हाँ कुछ पीस मिली, शांति मिली, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम उस मैं के पार नहीं गए। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसकी शुरुआत होती है जब एक तरह से आप थॉटलेस हो। अगर आपने साइकोलॉजिकली अपने आप को डिटेल में नहीं समझा है तो आध्यात्मिकता में पूरी तरह से खुद को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो डर होता है किस रीजन से होता है? जो डर का सेंटर पॉइंट है वो एक ही है, पूरी तरह से हमारा ध्यान उस पर चला गया है, तो उसके सामने कोई भी नेगेटिव इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए समाधि की बात में क्या होता है कि समाधि में कोई गया तो जय कृष्णमूर्ति जी ने ये भी बताया कि जब आप तो सोने जा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस भी आप में लगेगा। आज हम जय कृष्णमूर्ति जी की फेमस बुक ज्ञात से मुक्ति या फ्रीडम फ्रॉम द नॉन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप हमें जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म 19th सेंचुरी के एंड में साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण फैमिली के घर में हुआ था। और उस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड एक थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट चल रहा था, और उनका एक बिलीफ था कि इस वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को एक टीचर की जरूरत है। टीचर से मतलब है कि जो इस दुनिया में आए और उनको सिखाए, जैसे कि हर धर्म में होता है कि अवतार या पैगंबर एटसेट्रा। तो उसके लिए वो एक तरह से एक वर्ल्ड टीचर को ढूंढ रहे थे। और उस टाइम इंडिया में उनकी लीडर थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम शायद आपने सुना हो, हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे भी, जो इंडिया में होम रूल जो मूवमेंट हुआ था बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में, एनी बेसेंट उसकी उसकी एक तरह से मेंबर थी। तो उस टाइम पे जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के लीडर्स इंडिया में भी आए हुए थे, तो उनके एक लीड बीटर ने जय कृष्ण मूर्ति जी जो काफी छोटे थे उस टाइम पे, उनकी नजर उन पे पड़ी। तो उनको जय कृष्ण मूर्ति जी का ऑरा काफी प्योर लगा, कि एक तरह से जो सेल्फलेस नेस जो थी उनको क्लियरली वो जय कृष्ण मूर्ति जी के अंदर दिखी। तो उन्हें लगा कि जय कृष्ण मूर्ति जी हमारे वो वर्ल्ड टीचर हो सकते हैं जिसको हम काफी दिनों से खोज रहे हैं। तो तब से उन्होंने, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उन्होंने जय कृष्ण मूर्ति जी को अडॉप्ट कर लिया, और उनकी टीचिंग, उनकी स्टडी सारी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंडर हुई। जब उनको लगा कि अब जय कृष्ण मूर्ति जी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, उनको काफी नॉलेज हो चुकी है, काफी उनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, काफी चीजें हो चुकी है, तो जब उनको एक तरह से पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स थे उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बहुत बड़ी गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी गई। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे इंसिडेंट होता है। जैसे ही जय कृष्ण मूर्ति जी वहां जाके सबको एड्रेस करते हैं, उनका पहला स्टेटमेंट होता है कि वो इस पूरी सोसाइटी को ही डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब पूरी सोसाइटी को ही बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जितनी भी स्पिरिचुअल सोसाइटीज या जितनी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, उनमें स्पिरिचुअलिटी के अलावा सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मतलब वो जो सोसाइटी है उनके लिए तो मतलब सब कुछ उल्टा हो जाता होगा। हाँ। जो वो चाहते थे वो। हाँ, उनके लिए भी सरप्राइजिंग ऑब्वियसली रहा होगा, लेकिन जय कृष्ण मूर्ति जी का पर्पस इसके पीछे ये था, वो कह रहे उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी का कमर्शलाइजेशन शुरू हो चुका था। तो जय कृष्ण मूर्ति जी ने ये भी कहा कि अगर आप किसी को फॉलो करना शुरू कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में या सच जानने के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सच कभी नहीं समझ में आएगा। हमें ये फेक जो सोसाइटी वगैरह बनी हुई होती है उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाँ, मतलब कि क्योंकि इंडिया में गुरु शिष्य परंपराएं, उनके भी अपने फायदे रहे और आज भी उसके फायदा उसका है। लेकिन अगर आपका गुरु ही फेक है, आपके गुरु को ही सही ज्ञान नहीं है, तो वो आपको सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप तो वैसे ही भटकने वाले हो। इसलिए जय कृष्ण मूर्ति जी कहते थे, जो इस दुनिया में जिस तरह से हम रह रहे हैं उसमें हम किसी की अथॉरिटी जल्दी से मानते नहीं है। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें एक तरह से हम बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो हम इजीली किसी की भी अथॉरिटी को मान लेते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें दुनियादारी में तो दिमाग लगाना है, आध्यात्मिकता में दिमाग नहीं लगाना है। उसमें हमें लगता है कोई हमें बता दे,
और हम सीख लें। और हम सीख लें, हम सीख लें और हम वही फॉलो कर लें, हम उसको रिपीट कर लें। एक रो हमें हमें अपना दिमाग ना लगाना करेक्ट, पड़े। हम बस उस रोबोट की तरह उसको रिपीट करते रहें और कुछ हमें फायदा मिल जाए। जो फायदा मिलेगा अगले जन्म में, इस जन्म में, उस जन्म में, ना वो गुरु जानता है कि क्या होगा, ना हम जानते हैं क्या होगा, बस हम रिपीट करते जाए। तो इजीली हर कोई इंसान अथॉरिटी मान लेता है। जय कृष्ण मूर्ति जी का कहना था कि अगर आपको सच जानना है तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद अपने अंदर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, खुद आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि सच क्या है। तो इसलिए जय कृष्ण मूर्ति जी, अगर आप माइंड को समझते हुए खुद को जानना चाहते हो तो कभी भी आप जय कृष्ण मूर्ति जी को इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जय कृष्णमूर्ति जी ने ये बार बार बोला है कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड और एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइंस? देखिए, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड जो इनका स्टेटमेंट है, ये आई थिंक आज भी काफ़ी पॉपुलर है और आज भी काफ़ी लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मीनिंग अब अगले 5 to 10 मिनट्स अगर हम फुल कंसंट्रेशन से इसको समझ लें तो जो आध्यात्मिकता में जो हम इतना भटकते रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आई थिंक इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट कंसंट्रेशन के साथ समझने से ही हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कि जब एक ह्यूमन या इंसान का बर्थ होता है, वो करता क्या है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है चारों तरफ। उसके अंदर कोई मैं का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसका मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो क्या करता है, जस्ट जो भी हम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है। बस उसके अंदर जो नेचर का जो भी भूख या पेन से रिलेटेड मैकेनिज्म है, जो नेचर से आया है, वो उसके अंदर है। भूख लगेगी तो रोएगा या फिर कुछ दर्द होगा तो रोएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो सिर्फ चारों तरफ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। फिर धीरे धीरे हम उसको कुछ नाम देते हैं, उसको जब हम बुला रहे हैं तो वो उस नेम से आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। उसके बाद फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो देखता है ये मेरी मम्मी है, पापा है, तो मैं इनका बेटा हूँ। तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करना शुरू करता है फैमिली मेंबर्स के साथ। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि अपने घर के अंदर जो एनवायरनमेंट है उनके साथ वो ये देखेगा कि अच्छा मेरी कास्ट ये है, मेरा रिलीजन ये है। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ कि मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे देखने में ये पसंद है, मुझे सुनने में ये पसंद है। तो ये जो एक तरह से हम एक कलेक्शन बनाते जा रहे हैं, शुरुआत की थी नाम से, फिर अपने फैमिली से, फिर अपने लाइक्स एंड डिसलाइक से। तो इसको आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ इमेजेस, कि हमने अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड में अपना एक मैं क्रिएट कर लिया कि मैं ये हूँ। तो जय कृष्ण मूर्ति जी ने बोला कि आपका मैं कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस है जो आपने बचपन में पैदा होने के बाद, ये आपके अंदर बाय बर्थ नहीं आया है, पैदा होने के बाद बड़े होते होते अपने आसपास ही कंडीशनिंग से बना है। जो हमने इतनी सारी चीजें स्टोर कर ली है, जो भी देखा हमने वो स्टोर कर लिया। स्टोर कर लिया अपने मैं के अंदर। अब हर चीज हम मैं में स्टोर भी नहीं करते। तो जो हमने जिससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, वो आपका मैं बन गया। इसमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो फिर आपकी जो रिलीजन आ जाएगा, फिर आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी। तो वो आपका मैं धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाओगे उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए कि बचपन से ये हमें नहीं मिला है। तो क्या ये मैं एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है, जिसको हम मैं बोलते हैं, क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि जो भी हम लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं वो इसी सेंटर से कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो सब बचपन से हम ही ने बनाया है। वो हम लेके नहीं आए थे, वो बाय बर्थ नहीं होता है। तो वो मैं अगर कोई भी डीप में जब इंक्वायरी करता है तो हमारा मैं एक्चुअली में है ही नहीं। जो एक बच्चा होता है उसके लिए मैं नहीं होता, पर जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं तो वो मैं डेवलप हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में या किसी में भी, कि मैं सबसे बड़ा एक तरह से झूठ है इस दुनिया का। अब ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व पे वापस आते हैं। तो इस मैं को अगर हमें अब बड़े होने के बाद जब हम मैं से इतने स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड है और हमें देखना है कि मैं के पीछे एक्चुअली है क्या, तो वो कैसे देखा जाए। तो आप देखोगे अभी जय कृष्ण मूर्ति जैसे थोड़ा सा बाहर आके देखें तो आध्यात्मिकता में जितनी भी प्रैक्टिसेस है, योगा, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वो सब इस मैं के पार जाने के लिए ही है। तो सोचिए कितनी सारी प्रैक्टिसेस बना दी गई है। और जय कृष्ण मूर्ति जी क्या बोल रहे हैं, आप ये देखो, पहले तो ये समझो कि आपका मैं बना कैसे है। मतलब आप अपने दिमाग को, बुद्धि को यूज करो और समझो कि मैं बना कैसे है। और फिर इस मैं को क्वेश्चन करो, इस मैं को ऑब्जर्व करो। जैसे ही हम मैं को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं
तो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? आप देखो यहाँ पे भी जो गलती हो जाती है वो भी उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई की है कि जब हम मैं को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम अगर हमने अपने अंदर ये थॉट डाल दिया है कि अब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, तो क्या होता है कि हमारा ध्यान, हमारा जो मैं जिसको मैं बोल रहे हैं वहां से तो हट जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर हमारा ध्यान उस थॉट पे चला जाएगा कि मैं अब अपने मैं को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब वो एक उस सिंगल थॉट पे चला गया। तो हमें लगेगा कि हाँ कुछ पीस मिली, शांति मिली, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम उस मैं के पार नहीं गए। और ये एक तरह से मेडिटेशन तो हो गया आपका। मेडिटेशन क्या हुआ कि आप बहुत सारी चीजों से हटके एक सिंगल थॉट पे आ गए। और यही चीज बहुत सारे जो 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 गुरुज होते हैं वो जो मेडिटेशन करते हैं, शून्य मेडिटेशन या बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिटेशन, उनमें यही होता है कि आप शून्य मतलब कि आप थॉटलेस हो गए, थॉटलेस नहीं हुए, आप थॉटलेस होके एक सिंगल थॉट पे आ गए। आप कहाँ पहुंच गए कि अब दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन आप क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, तो मतलब आपका सिंगल थॉट पे ध्यान आ चुका है। जे कृष्ण मूर्ति जी बोल रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करते टाइम अपने उस थॉट को भी छोड़ दो कि मैं देख रहा हूं, तभी आप उसके पार चले जाओगे। तो वो एक ऐसी स्टेट है, उसको उन्होंने इस तरह से भी एक्सप्लेन किया है कि वो एक तरह से आपने अपना दिमाग में एक दरवाजा खोल दिया है। जैसे हम अपने घर में विंडो खोल देते हैं, तो विंडो जब खोलेंगे तो बाहर की जो हवा है वो अंदर आएगी, तो उसी तरह अपने दिमाग में भी एक डोर या विंडो खोल दी है। अब जैसे जब भी आपका उस थॉट से भी आपकी पकड़ छूट छूट जाएगी, तो आप उस दरवाजे के बाहर चले जाओ और वहां आपको फील होगा कि जो जिस चीज को भी हम देख रहे हैं और जो हमारे अंदर से देख रहा है वो एक ही है। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, यानी देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है वो एक ही है। तो ये जे कृष्ण मूर्ति जी कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, यही बात वेदांत में, वेदों में काफी पहले लोगों ने, ऋषि मुनियों ने बोली है। जिसको आत्मज्ञान वगैरह हो जाता है तो वो लास्ट में मतलब वो यही बोलता है कि हम सब एक ही है। करेक्ट करेक्ट। तो जो अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, जो ब्रह्म वाक्य है वेदों के, उनका यही मतलब है कि मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ। तत्वमसि, यू आर दैट, तुम ही वो हो। तो ये सब चीजें लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी है, ये कोई ऐसा थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन आप सोचो कि इतने सारे मेडिटेशन, इतने सारे सालों की साधना, और आप यहाँ तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आप माइंड के लेवल पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि समझ के, पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ अपने अंदर की इंक्वायरी करोगे, तो ये एक सबसे बेस्ट मेथड है जो आपको थोड़ी ही देर में वहां तक ले जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत हाई ऑब्जर्वेशन और एक वन पॉइंटेड फोकस अपने अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। तो इसके थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं जो जे कृष्ण मूर्ति जी ने बोला है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अगर हम हमारे इंटेलेक्ट के थ्रू ही सब कुछ समझ सकते हैं, अपने बारे में सच, अपना सच जान सकते हैं, तो हमें ये जो आध्यात्मिकता में या धर्म में इतने सारे जो प्रोसेस हैं कि ध्यान लगाना, पूजा करना, भक्ति करना, तो इन सब की क्या जरूरत है फिर? अभी एक जे कृष्ण मूर्ति जी का हमने पर्सपेक्टिव समझ लिया। अब एक थोड़ा सा एक नॉर्मल इंसान का पर्सपेक्टिव समझते हैं हम। एक नॉर्मल इंसान कैसा है? कुछ तो देखो, बाय बर्थ ये स्पेशल लोग होते हैं, जैसे जे कृष्ण मूर्ति जी है, ये बचपन से सिर्फ वन पॉइंटेड इसी डायरेक्शन में चल रहे थे और इनका माइंड भी बहुत शार्प था और वन पॉइंटेड फोकस था, तो ये इजीली यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो जो कि नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ जी रहा है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, और वो 35, 40, 50 ईयर्स में आके जाके ये चीज शुरू करना चाह रहा है, तो जो उसने पास्ट के अंदर अपने माइंड में इतनी चीजें भर ली है, तो माइंड एकदम वैसे क्लटर हो गया है, इमोशंस भी अलग अलग तरह के पड़े हुए, डिजायर्स भी भरी हुई है। और उसके बाद अगर वो ये इंक्वायरी करना चाहेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फोकस अचीव नहीं कर पाएगा जो फोकस इस इंक्वायरी के लिए चाहिए, क्योंकि वो उसका ऑलरेडी माइंड ऑक्यूपाई हो चुका है। Correct. तो कैसे करेगा वो? करेक्ट। तो उसके लिए ये प्रोसेसेस जो ये नॉर्मल जो इतनी बनी हुई है मेडिटेशन वगैरह, यहाँ पे इसको ये हेल्प कर सकते हैं, डिपेंडिंग उसकी नेचर क्या है। अभी जैसे भक्ति हो गया, किसी की इमोशनल नेचर है, तो भक्ति जब वो करेगा तो वो जो उसके नेगेटिव इमोशंस है वो उनकी पावर कम होगी और पॉजिटिव इमोशंस की पावर बढ़ने लगेगी, और वो उसको धीरे 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 थोड़ा स्टेबल करती जाएंगी। कोई ऐसा है जो कि फोकस थोड़ा कर सकता है जल्दी, तो जब वो कोई मेडिटेशन करेगा तो वहां पे उसको एक फोकस मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम तो ये कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कर क्यों रहे हैं ये,
उनको ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, वो बस करना शुरू कर रहे हैं। वो देख कोई और कर रहा है तो वो हम भी करने लग जाते करेक्ट, हैं, वो करेक्ट। सब एक दूसरे की देखा देखी में करने लग जाते और दूसरा जो ये जे कृष्णमूर्ति जी का मेथड है, इसके लिए माइंड भी बहुत शार्प होना चाहिए। अब दुनिया में जिन लोगों का माइंड शार्प होता है, वो उसको लगाते हैं दुनिया में पैसे कमाने में, अपने डिजायर्स को पूरा करने में। तो इसलिए ज्यादातर लोग इस मेथड को इतना यूज नहीं कर पाते। और जब वो यूज करने के स्टेज में आते हैं, तो माइंड उतना उनका फ्लटर हो चुका होता है, फंस चुका होता है। तो इसलिए इतनी सारी मेथड जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, उनका भी एक यूज है। लेकिन वो चीज अगर बिना एंड ऑब्जेक्टिव के लिए लोग करते जा रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, बिना क्लैरिटी के कि वो कर क्यों रहे हैं, तो उनसे इतना फायदा नहीं हो पाएगा। और अगर आपने कोई मेडिटेशन भी किया और आप थोड़ी देर से स्टेबल हो गए, और उसके बाद आप जे कृष्ण मूर्ति जी की बातों को समझ के इंक्वायरी कर पा रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप बहुत इजीली वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक लोग पहुंचना चाहते हैं। हैं। हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? इसके लिए पहले हमें ये समझना चाहिए खुशी हम किसको बोल रहे हैं। खुशी, क्या हम प्लेजर को बोल रहे हैं, यानी जो मजा होता है, जो मजा किस में आता है, सेंस प्लेजर में बहुत मजा है। कोई चीज आपको खाने में बहुत पसंद है, उसको खाने में भी एक अपना मजा है। और कोई चीज आपको देखने में पसंद है, उसको उसको लेके अलग ही तरह का मजा आता है। तो क्या मजा ही खुशी है या खुशी कुछ और है? जो हम हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, क्या हैप्पीनेस और प्लेजर एक ही है या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं? तो वो एक जब तक क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा डीप में इसको जाके हम समझ सकते हैं कृष्ण मूर्ति जी की बातों के थ्रू। कृष्ण मूर्ति जी ने बताया है कि शुरुआत, जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसकी शुरुआत होती है जब एक तरह से आप थॉटलेस हो गए। थॉटलेस कैसे हो गए? एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, आज तक आप उससे बाहर ही नहीं निकले। अभी आप जाते हो एक नेचुरल प्लेस पे, और जैसे ही आप वहां पे गए, वहां पे जो नेचुरल ब्यूटी है, उसने पूरा ध्यान आपका अपनी तरफ खींच लिया है। और कुछ सेकंड्स के लिए आप थॉटलेस हो गए, और आपको लगा कि कितना रिलैक्सिंग है, कितना अच्छा है। मतलब कि आपको बस, ये भी थॉट ने बाद में बताया आपको, उस टाइम आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माइंड में कोई थॉट ही नहीं था, तो इसलिए आपको अच्छा लगा। लेकिन थॉट बाद में एक्टिव हो जाएगा, और वो उसके लिए कहानियां बनाएगा कि देखो कितना अच्छा ये पिक्चर है, सीनरी है, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, हमें बार बार यहाँ आना चाहिए। तो थॉट हमेशा हैप्पीनेस या जॉय को स्टोरी बना के प्लेजर में कन्वर्ट करता रहता है। कोई चीज आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट करी, हो सकता है उस टाइम आपको उस टेस्ट की वजह से भी थोड़ी देर के लिए आप ब्लैंक हो गए, उस टेस्ट में खो गए, तो आपको उस टाइम अच्छा लगा वो। अब थॉट उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहेगा। यही थॉट का, यही माइंड का काम है। जो भी हमें थोड़ी देर के लिए जो खुशी मिलती है, माइंड चाहता है कि ये मुझे मिलती जाए, और यहाँ पे उस खुशी को वो प्लेजर में कन्वर्ट करता है, और वो चाहता है कि बस मुझे ये मिलता रहे। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बोला कि आप इंद्रियों को कंट्रोल करो, आप ये करो। उसके पीछे का रीजन यही है। लेकिन अगर हम डेप्थ में इंक्वायरी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुशी एक तरह से माइंड में कम से कम थॉट होना, या किसी सिचुएशन में या थोड़ी देर के लिए थॉटलेस होना भी है। जैसे कि आप कुछ डांसर्स का या कुछ म्यूजिशियन का एग्जांपल लें। जब कोई डांसर है, बहुत इन्वॉल्व होकर डांस कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए किसी स्टेट में वो जा सकता है कि वो बिल्कुल खो गया अपनी प्रोसेस में, वो उस डांस में पूरी तरह से खो चुका है। या कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिक जब वो कंपोज कर रहा है या फिर कोई म्यूजिक सुन भी रहा है, और पूरी तरह से उस म्यूजिक में खो गया, तो वो जो उनको एक शांति मिल रही है, उसमें जो एक खुशी मिल रही है शांति से, उसको खुशी बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे तो उस टाइम वो खुशी मिली थी, अब मुझे वो रिपीट करनी है, तो आप उसको प्लेजर बना रहे हो। तो किसी भी तरह से अगर आप अपने माइंड को खाली कर पाओ, तो वो असली खुशी है। लेकिन इतनी सिंपल बात आई थिंक ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते, और इसलिए प्लेजर माइंड का एक तरह से एक प्रोसेस है जिसको सब फॉलो करने में लग जाते हैं, कि किसी भी तरह से बस मुझे मिलता जाए, मिलता जाए, और किस तरह से मुझे ये खुशी मिल जाए, किस तरह से मुझे ये खुशी मिल जाए। और आध्यात्मिकता के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो जब लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान में, मेडिटेशन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनमें इतनी खुशी मिलती है कि शायद आपको डेली लाइफ में कभी मिल ही नहीं सकती, जिसको परमानंद बोला गया है। अब लोग, कुछ लोग जिनको अभी डिटेल में या तो कोई गुरु नहीं है या फिर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो उस एक्सपीरियंस को भी रिपीट करना चाहते हैं। हाँ, वो उसको बार बार होता रहे, एक बार हुआ तो वो ऐसे सोचते हैं कि अब आज भी दिखे मुझे, आज भी दिखे करेक्ट, ऐसा। क्योंकि
वो अभी उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो वो माइंड उनका ये बताएगा कि यार ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि माइंड तो वही जो दुनिया में जैसे ऑपरेट करता है, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको रिपीटेशन की डिमांड करता है, तो वहाँ भी लोग फंस जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता में अगर कोई सच में जाना जाता है तो उसको पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या आध्यात्मिकता में आके। क्या ये सब एक्सपीरियंस चाहिए या फिर मुझे समझना है, या एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड जो भी बातें बताई गई है उसके लिए। लेकिन अगर माइंड का पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझा, अगर आपने साइकोलॉजिकली अपने आप को डिटेल में नहीं समझा है, तो आध्यात्मिकता में पूरी तरह से खुद को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, आप पीसफुल हो सकते हो, लेकिन पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। तो अब जब हम अपने दिमाग की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में जो इतने थॉट्स हैं वो चलते क्यों हैं? माइंड का फंक्शन है सोचना, तो सोचेगा तो वो सही। अब वो सोच हमारी कंट्रोल से बाहर हो रही है, वो एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हम ना सोचे, लेकिन हम सोचते जा रहे हैं। तो इसलिए एक प्रॉब्लम लोगों को लगती है कि मैं सोचता क्यों जा रहा हूँ, हमेशा मेरे दिमाग में कुछ चलता क्यों रहता है। तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न जरूर रहा होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं या बहुत सारी मूवीज़ हैं, अगर जब हम वो चीज़ देख रहे हैं तो उनमें इतने अलग अलग तरह के इमोशंस दिखाए जाते हैं, तो वो सारे इमोशन हमारी बॉडी के अंदर जो इमोशंस हैं इनको ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग थॉट्स अपने आप माइंड में आने लगते हैं। मतलब अनस्टेबल हम थोड़ा थोड़ा होते जा रहे हैं। उसके बाद जब हम आपस में सपोज ऑफिस में कोई गॉसिप कर रहा है या घर में कोई गॉसिप कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी बातचीत हो रही है उसके थ्रू भी हमारे अंदर अलग अलग तरह के थॉट्स ट्रिगर होंगे। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें करने से हम अनस्टेबल होते जाते हैं। हम अपने अंदर निगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं। जिन जिन चीज़ों से आप अपने अंदर निगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करोगे, तो माइंड में आपके थॉट्स आने ही आने हैं। तो माइंड में अगर थॉट्स किसी को कम करने हैं, तो उसके लिए पहले उनको अपनी लाइफ को है ना एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कुछ कुछ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, खाने का भी बहुत बड़ा लिंक है। तभी पहले के जो ऋषि मुनि या योगी टाइप जो लोग होते थे, वो बहुत कम बोलते थे, खाना भी कम खाते थे। ये देखिए, आप जब बिल्कुल, क्योंकि वो लोग इस तरह से करते थे कि वो उसको एक साधना मानते थे अपनी लाइफ को। उनको ये था कि हमें स्टेबल रहना है लाइफ में। और इसको कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे तो खुल के जीना है। तो अगर हम खुल के भी जीना चाहते हैं, हमें लाइफ को एंजॉय भी पूरा करना है, और फिर हमें ये कंप्लेंट भी हो रही है कि हमें इतने थॉट्स क्यों आ रहे हैं, तो हर चीज़ हर किसी को हर तरह से नहीं मिल सकती। नेचर बनी ऐसी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मुझे लाइफ में फुल एंजॉय करना है, मुझे प्लेजर भी पूरी तरह से चाहिए, मुझे हर तरह की मस्ती करनी है, और कोई कोई मेरे अंदर डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए, और लेकिन मेरा माइंड स्टेबल रहे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो अगर हम बिना समझे लाइफ को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में जीते जाएंगे, तो ये माइंड हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहेगा। हर इंसान में अलग अलग तरह के डर होते हैं। जैसे किसी को जॉब जाने का डर होता है, किसी को फैमिली से दूर रहने का डर होता है। तो ये जो डर होता है वो किस रीज़न से होता है? देखिए, डर तो एक तरह से नेचर की गिफ्ट है। गिफ्ट से मतलब है कि तो नेचुरल है हमारे अंदर। नेचुरल, अब मैं कौन से डर की बात कर रहा हूँ? मैं डर की बात कर रहा हूँ जो कि हमें फिजिकल डेंजर से बचाता है। और ये डर सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, सब में है, जानवरों में भी है, सारे लिविंग थिंग्स जो एनिमल्स हैं उन सब में है। तो ये डर क्यों बनाया गया है? अब अगर हमारे अंदर डर ही नहीं है, इमेजिन करो, और सामने कहीं आग लगी हुई है या कोई ओशियन है, और हम जा रहे सीधा उसमें चले गए, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो वो फिजिकल डेंजर से बचाने के लिए फियर इज इंपॉर्टेंट, डर की बहुत जरूरत है। लेकिन अब इंसान जानवरों से इवोल्यूट हो गया है काफी ऊपर तक, तो वो जो फिजिकल डेंजर से बचाने का डर था, उसको वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ले जाता है, मतलब माइंड के लेवल पे। अब माइंड के लेवल पे कैसे डर आते हैं कि बहुत सारे लोगों को डर ये होता है कि मेरी सोसाइटी में आज ये स्टेटस बना हुआ है, आज मेरे लोग इज्जत करते हैं, अगर लोगों ने मेरी इज्जत करना बंद कर दिया, या फिर लोग कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, तो मेरा क्या होगा? या फिर कोई जॉब कर रहा है और जॉब में हल्का सा भी कुछ हुआ, जो कि हो सकता है कि इतना कुछ सीरियस ना हो, तो एक डर ट्रिगर हो जाता है कि मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा। हाँ, वो मतलब उस इंसान के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तो भी वो कुछ ना कुछ डर तो पकड़ ही लेता है। तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे माइंड, जो आपका फिजिकल डेंजर वाला डर था, उसको वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसा बैकएंड पे प्रोसेस करता है कि हमें लगता है कि, और क्योंकि
इसको भी आप बैकएंड पे जाओ तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, हमारी ईगो जो हमने बात की थी, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो उस कलेक्शन ऑफ इमेज को ऐसे लगता है जैसे कि सोशल स्टेटस खोने का डर है, तो वो सोशल स्टेटस उस कलेक्शन का पार्ट है। तो जैसे ही सोशल स्टेटस गया उस कलेक्शन में से वो चीज़ निकलेगी कि मेरा स्टेटस नहीं रहा, तो उसको लगता है कि मैं ही नहीं हूँ। हमारे ईगो को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ईगो मर जाएगी। तो ईगो उसको इस तरह से प्रोसेस करती है कि जैसे हमें लगता है कि हम ही मर जाएंगे, जबकि सोशल स्टेटस किसी का चला गया तो वो मर थोड़ी जाएगा। लेकिन ईगो उसको इस तरह से ट्रिगर करेगी कि हमें लगेगा कि हम मर जाएंगे। तो हमें अगर पूरी तरह से अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हमें ये लगने लग जाएगा कि कुछ भी हो रहा है तो हमारे पे कुछ इफेक्ट होने वाला है। अब इतने अलग अलग तरह के डर है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया जॉब खोने का डर, सोशल स्टेटस खोने का डर, अपनी फैमिली वालों से दूर होने का डर, या फिर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया उसका डर। तो बहुत अलग अलग तरह के डर है। क्या ये डर सारे अलग अलग हैं या ये एक ही डर है हमारे अंदर? तो अगर थोड़ा कोई डिटेल में जाए तो देखेगा कि जो डर का सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। अब क्योंकि थॉट अलग अलग तरह के हमारे अंदर पड़े हुए हैं, हमारे जो ईगो है, जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस है जिसकी हमने बात की थी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इतनी सारी चीजों को लेके वो डर को अलग अलग तरह से प्रोसेस करती है, इस चीज का डर, उस चीज का डर, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट एक ही है, वो ईगो को खुद का खोने का डर है। तो अगर किसी को डर को खत्म करना है तो उसको इस ईगो से ऊपर उठना ही पड़ेगा, वरना आप सिर्फ बातें कर लो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, फियर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि या तो एक दूसरा थॉट डालते हैं मुझे डर नहीं लगना चाहिए। अब अगर हमने अपने अंदर ये थॉट डाला कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो अंदर से तो हमें डर लग रहा है, दूसरा हमने थॉट डाल दिया मुझे डर नहीं लग रहा है, तो हम आपस में अपने माइंड में लड़ रहे हैं खुद ही। इसलिए आप देखोगे कि माइंड में मोस्टली हम सबके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एक चीज आएगी कि मुझे ये करना है, दूसरी चीज आएगी मुझे ये करना है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दो थॉट्स लड़ रहे हैं। तो हमारी सारी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं आपस में लड़के माइंड के अंदर। उसका एक ही तरीका है, आपको उसको फेस करना पड़ेगा, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने डर को अपने अंदर जाके देखना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम उस डर को देखते जाएंगे, और अगर हम अपनी उस स्ट्रक्चर की देखते देखते ऑब्जर्वेशन इतनी हाई है, तो पता चलेगा कि जो जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारा डर है हमसे अलग है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हम तो अलग हैं, हमारी ईगो इस तरह से इंटरप्रेट करती है कि मैं तो अलग हूं और ये डर अलग है और मुझे इस डर से दूर रहना है। लेकिन थोड़ा सा जब हम अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि जो डर को हम अलग मान रहे हैं वो भी हम ही हैं, वो हमारे अंदर ट्रिगर हो रहा है वो भी हम ही हैं, हमारे से अलग नहीं है। और जैसे ही हम उस डर के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन को ले जाएंगे, वो डर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब इंसान खुद को फेस करने से ही डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंसान का ईगो बनना ही ऐसा है कि जो भी कुछ उसको उस ईगो के अलावा चीज आती है उसको एक डर ट्रिगर हो जाता है, या फिर जो भी ईगो में आ रहा है उसको वो चीज जाने का डर। तो एक वो ईगो किसी और चीज से, एक नई चीज से, जो नई सिचुएशन आई है उससे कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है, और वहीं से सारा फियर ट्रिगर होता है। इसलिए आप देखोगे आध्यात्मिकता में सब बात करते हैं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कोई कभी डीप में इंक्वायरी नहीं करता कि अटैचमेंट की क्या इश्यूज है। ये अटैचमेंट का इशू है। अटैचमेंट किससे? अपनी ईगो से, अपने कलेक्शन से, जो अपने अंदर अपने बना लिया उससे। तो इसलिए लोग बात करते हैं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट तो आप जिस तरह से दुनिया में रह रहे हो वो होना ही होना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि उससे निकलना कैसे है और आपको खुद को ऑब्जर्व कैसे करना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि जब हम डीप में गए, हम उस फियर के अंदर चले गए, तो वो फियर गायब कैसे हो जाता है? क्योंकि जो असली में हम हैं, जो हमारे अंदर रियल हमारा, जो जिसको आप कुछ भी बोल लो, जब वो पूरी तरह से हमारा ध्यान उस पर चला गया है, तो उसके सामने कोई भी निगेटिव इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी पावर सबसे ज्यादा है। जिसको आप बोल लो कि वो एक ऐसी चीज है जो सब कुछ चला रही है, उसके आगे कोई कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, कोई सा भी इमोशन हो। लेकिन हमें पहले उस तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, और उसका एक ही तरीका है अपनी ऑब्जर्वेशन को ले जाना। तो जैसे ही पूरी ऑब्जर्वेशन आप फियर पे ले गए, फियर गायब हो जाएगा। मैंने बचपन में एक स्टोरी देखी थी कि आप फियर से, मतलब एक कोई राक्षस है जिससे आप डर रहे हो, और जैसे ही आपने उससे डरना बंद किया वो गायब हो गया। तो मतलब आपको अगर अपना डर भगाना है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। माइंड में एक और सबसे बड़ा डर है द फियर ऑफ अननोन।
मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको लेके भी एक डर होता है। एक तो होता है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसका डर, एक अननोन का डर। जैसे अभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी, तो उसको लेके भी हम डर जाएंगे, यार ये क्या है, माइंड तैयार नहीं है उसको देखने के लिए। तो जब हम अंधेरे में या किसी ऐसी जगह पे हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। तो जब उस डर को भी अपन फेस कर लेंगे, तब हम उस डर से एक तरह से वो डर फिर उसके बाद एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो इसलिए जो भी स्क्रिप्चर्स है उनको देखोगे तो उनमें सबसे पहले यही बोला है कि भय, मोह, काम, क्रोध, जो ये जितने भी ये 5-6 तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं, इन सब से जब तक आप उठोगे नहीं, तब तक आप सिर्फ आध्यात्मिकता की बातें कर लो, तब तक आप एक तरह से स्टेबल कभी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आप दुनिया में रह रहे हो तो ये कभी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। इमोशंस आपके ऊपर कभी भी हावी हो सकते हैं, लेकिन कितना जल्दी आप इनसे बाहर आते हो, सारा खेल उसी का है। और हम इनसे बाहर इनको देखकर ही आ सकते हैं। करेक्ट। सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जो माइंड जो शार्प हमने किया है, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को जो हमने बढ़ाया है, तो जो मेडिटेशन करते हैं लोग, वो मेडिटेशन करने के बाद जो आप एक तरह से खाली हुए हो, उसको एंजॉय करने की बजाय आप अपना ध्यान इन चीज़ों पे लगा दो, अपने आप को समझने में कि आपके अंदर किस तरह के डर हैं, आपके अंदर आप किन किन चीज़ों पे गुस्सा करते हो, आपके अंदर किस तरह के डिजायर्स पड़े हुए हैं, आपका माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो उसका रीज़न क्या है। कोई भी थॉट बिना रीज़न के माइंड में आ ही नहीं सकता। अगर कोई थॉट माइंड में आ रहा है तो कोई रीज़न या कोई डिज़ायर हमारे अंदर पड़ा हुआ है, तो उसका रीज़न क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है, हमें लगेगा बिना डिज़ायर के थॉट आ रहा है, बिना डिज़ायर के थॉट नहीं आ रहा। जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ ना कुछ हमने ऐसा देखा है या कुछ ना कुछ हमने ऐसा किसी से बात की है जिसने हमारे अंदर कुछ इमोशंस ट्रिगर किए हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल घूम फिर के ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर ही आता है, और यही रियल मेडिटेशन है। जय कृष्णमूर्ति जी ने मेडिटेशन को अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उनके हिसाब से मेडिटेशन है क्या? देखिए, जय कृष्ण मूर्ति जी ने अपनी बातों में कई बार बोला है कि बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, किसी गुरु ने उनको कुछ बताया, या तो वो ध्यान है या फिर कोई मंत्र उच्चारण है या कुछ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं। और ये आज भी रियलिटी है कि हम आध्यात्मिकता में कुछ करना तो शुरू करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं। और उसका पीछे ये है कि जिसने हमें वो चीज़ बताई है उसका भी कुछ एम नहीं था, या उसका हो सकता है अपना कुछ फ़ायदा भी हो। लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता में कुछ भी करना शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे एक एम होना चाहिए। अगर आपको इस दुनिया में भी यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको पता है ना कि आपको वहाँ क्यों जाना है, लेकिन आध्यात्मिकता में पता नहीं होता, हम शुरू कर देते हैं। या फिर हम शुरू भी करते हैं तो कुछ है ना, स्टोरीज बना के शुरू करते हैं कि अगर मैंने ये किया तो शायद मुझे सिद्धि मिल जाएगी, अगर मैंने ये चीज़ रोज की तो इतने टाइम बाद शायद मैं स्वर्ग, या फिर मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हम बनाते हैं और उसकी वजह से हम करना शुरू करते हैं। तो पहला तो हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम ये करना क्यों चाहते हैं। इसलिए वो सेल्फ इंक्वायरी की इतनी बात करते हैं कि अपने आप को समझने के लिए करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ रोज आधी घंटा बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, और आपको ये पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हो, तो बस आप तरह से आप एक मशीन हो। मशीन क्या, वही चीज़ एक तरह से रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो। अब उस मेडिटेशन से अगर आपको पीस मिल रही है और थोड़ी देर के लिए आप पीसफुल होने के लिए कर ले, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस होते जा रहे हो या फिर आपको कुछ समझ में आ रहा है। आप बस अपने आप को, माइंड को खाली करने के लिए कर रहे हो, वो गलत नहीं है। लेकिन जय कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि रियल मेडिटेशन क्या है, अपने अंदर ऑब्जर्व करना, खुद को देखते रहना कंटिन्यूअसली, और अपने माइंड, क्योंकि आप अब ध्यान योग में क्या होता है कि जब आपने मेडिटेशन किया, आप शांत हो गए, और ध्यान योग का आई थिंक आखिरी जो अष्टांग योग में बता गया, आखिरी एक्सपीरियंस गया समाधि। तो समाधि तक भी अगर कोई पहुंच गया, वैसे तो वहां तक पहुंचते ही बहुत कम लोग हैं, समाधि तक भी अगर कोई पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हम, जैसे कई बार होता है ध्यान हम लगा रहे हैं और हम 2 घंटे तक ध्यान में बैठे हुए हैं, हमें लगा 10 मिनट हुए। इस तरह के एक्सपीरियंस ध्यान में बहुत होते हैं कि कोई 2 घंटे तक मेडिटेशन कर रहा है, उसको लगा 10 मिनट ही हुए उसके एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो बिल्कुल खो गया है ध्यान के अंदर। उसको अच्छा लगेगा, उसको वो एक्सपीरियंस, उसके बाद एक पीस मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसके बाद उस एक्सपीरियंस से वो करना क्या चाहता है, मतलब उस खुशी को रिपीट करने में लग गया है उसके बाद। या फिर जो 1 या 2 घंटे मान लो किसी ने किया और उसके बाद
वो बाकी टाइम पे खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। वरना क्या होगा कि मेडिटेशन तो आपने किया, फिर अब जब दुनियादारी में भी इन्वॉल्व हो, तो उसके बाद जैसे ही आप दुनिया में गए तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए समाधि की बात भी क्या होता है कि समाधि में कोई गया, उसके बाद थोड़े दिन तो वो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा, काम हो जाएगा, वन पॉइंटेड फोकस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो दुनिया में आएगा, जो ये दुनिया की जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, फिर से वापस खींच लेंगे। और जो हमारे अंदर हमारा एक तरह से जो ईगो था पहले का, वो फिर से हावी हो जाएगा। क्योंकि हमने ये नहीं किया कि जो हमने एक शांति अचीव की थी, उससे हम अपने आप को ऑब्जर्व करते। तो वो वाली प्रोसेस हमने नहीं बिल्कुल फॉलो करी। और जय कृष्ण मूर्ति जी बार बार यही बात बोलते हैं कि रियल मेडिटेशन ये है कि आप अपने आप को देखते जा रहे हो। और इसके बारे में ऐसा नहीं जय कृष्ण मूर्ति जी ने बात की है, बहुत लोगों ने बोला है इसको सहज समाधि। सहज समाधि क्या होती है कि आप अपने आप को हमेशा देखते रह रहे हो। अपने आप को जब आप हमेशा देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, तो आपकी बुद्धि स्टेबल हो जाती है, आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। तो उसको वो जो स्टेट है कि हमेशा उस स्टेट में बने रहना। और इस स्टेट में अगर एक दिन का एक्सपेरिमेंट भी करके देखे कि वो सुबह से अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, जो भी हो रहा है, हर चीज़ ऑब्जर्वेशन के थ्रू करता जा रहा है। तो जय कृष्ण मूर्ति जी ने ये भी बताया कि जब आप एक तरह से रात को सोने जा रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस भी आप में अलग होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हमारा माइंड इतना क्लटर रहता है, डिस्टर्ब रहता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि हमने कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं क्या हो रहा है। तो हम जब भी सो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो माइंड एक्टिव रहता है सोते टाइम, काफ़ी टाइम लगता है उसको पीस में जाने में, इसलिए ड्रीम्स भी ज़्यादा आती है वगैरह। लेकिन जब हम पूरे दिन ऑब्जर्वेशन के अंदर हैं, तो एक तरह से स्लीप ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और एक बहुत फ्रेशनेस, एक अलग तरह की फील होती है। तो ये जय कृष्ण मूर्ति जी का एक तरह से मेडिटेशन को लेके पर्सपेक्टिव था, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है समझना। वो ये चाहते हैं कि आप समाधि लेकर वापस उसी दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में मतलब जाके और आप उन सब चीज़ों में वापस पढ़ो। उससे पहले आप खुद को जानो, ताकि आप उस वर्ल्ड में रह सको। हाँ, ये समाधि बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, जो आप वैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज़ कर लिया। समाधि तक तो बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं, बट जो मेडिटेशन में जो पीस मिलती है, उसको लेके, उस पीस को लेके दुनिया में वापस जाओ, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन पावर अपने अंदर रखो। तो आप उस जो स्टेबिलिटी आपको मिली थी, उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। वरना क्या होगा कि जैसे कि हमें एक तरह से हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो हम थोड़ी दूर जाएंगे, मेडिटेशन में पीस मिली, और वापस पीछे आ जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, पीसफुल होते हैं, फिर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा अपने ऊपर, हम कोई ऑब्जर्वेशन में नहीं रह रहे हैं, फिर से वापस गिर जाएंगे, और फिर हमें याद आएगा, और फिर वापस हम उठेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, यही सब चलता रहेगा। करेक्ट। तो जो स्टेबिलिटी की एक तरह से जो लोग सोचते हैं कि यार ये हमारे लिए है ही नहीं, इसलिए लोग ये ओपिनियन भी बना लेते हैं कि ये स्टेबिलिटी हमारे लिए नहीं, ये तो कुछ अलग ही इंसान होते हैं। वो इंसान कुछ अलग नहीं होते, वो बस उन्होंने अपनी लाइफ एक डिसिप्लिन कर ली होती है, और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को वो लोग हाई रखते हैं। आज हमने जय कृष्ण मूर्ति जी की बुक फ्रीडम फ्रॉम द नोन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस को आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।